हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने फोर्थ सेमेस्टर बीसीए की पुस्तक महाभोज जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी, उसके आगे के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, आगे के बारे में देख लेते हैं। सुकूल बाबू ने तैस में लिपटा हुआ प्रश्न मजमे के बीच उछाल दिया, इस उम्मीद से कि भारी प्रतिक्रिया होगी उनकी बात की या कि उनके नाम के नारे ही लग जाएंगे, पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बस एक कोने से बड़ी रिरियाती सी आवाज़ आई, का बताई हमारा दुख भुला भुला भला कोई नहीं जानता कि तभी बगल में खड़े आदमी ने हाथ की लाठी को जमीन पर ठोकर तो वह रिरियाती आवाज़ भी डूब गई। तब सुकूल बाबू ने आवाज़ को और भी ऊंचा चढ़ाकर चेतावनी देते हुए कहा, गांठ बांध लीजिए कि यह सरकार आप लोगों के लिए कुछ नहीं करने जा रही। इसे लगाव आपसे नहीं, अपनी कुर्सियों से है, और कुर्सियों का तकाजा यही है कि अभी ऐसी बातों को गोलमाल करके ही छोड़ दो। कुर्सी और इंसानियत में बैर है, इंसानियत की खात पर ही कुर्सी के पाए अच्छी तरह जमते हैं। मजमे में एक सिरे पर जहाँ नए नए चेहरे वाले लोग बैठे थे, तालियां बजने लगी। शांत रहिए, शांत रहिए, जरा जोर से शोर के लिए सुकूल बाबू ने ऐसा कहा जैसे भारी शोर मच रहा हो। फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहा, चुनाव जीतने के लिए सारा जोर लगा दिया है सरकार ने, पर मैं पूछता हूँ कि क्यों? मैं तो हारा हुआ आदमी हूँ, मुझसे भला कैसा डर? अरे जनता ने भरोसा करके आपको कुर्सी पर बिठाया, और कुर्सी पर बैठाकर आपने जो काम किया जनता के हित में ही किया होगा। फिर डर काहे का? काहे सफ़ेद को काला और काले को सफ़ेद करने में लगे हो? क्षणिक विराम। इस हारे हुए सुकुलवा से डरने की ज़रूरत नहीं, पर भगवान से ज़रूर डरे। इन बेजवान बेगुनाहों पर इतना जोर जुल्म मत करो। मजमे में हल्की सी सुरसुराहट होने लगी तो सुकूल बाबू के चेहरे पर चमक और आवाज़ में तेजी आ गई। मैं जानता हूँ कि हमसे गलतियाँ हुई, आपने दिखा दी और हमने मान ली, क्योंकि जनता कभी गलती नहीं करती। इस सरकार ने आपकी सुख शांति उन्नति समृद्धि के लिए बड़े बड़े आश्वासन दिए, हम आश्वस्त हुए, क्योंकि जनता के कल्याण में ही हमारा सुख है। सभा एकदम स्तब्ध। सच मानिए, यदि मुझे लगता कि इस सरकार के हाथों आपका भला ही होना है तो आज आप लोग मुझे यहाँ कभी नहीं पाते। यह सत्कार में दा का सहयोगी ना बनकर विरोधी बनूं, इतना नीच नहीं हूँ, पर बातें कुछ और काम कुछ। दिन दहाड़े के इस जुल्म को चुपचाप बर्दाश्त कर लूँ, इतना गया गुजरा भी नहीं हूँ। क्षणिक विराम। यह मत सोचिए कि मैं यहाँ आपसे वोट मांगने आया हूँ। एक बार हारने के बाद अब हार जीत का अंतर ही मिट गया मेरे लिए। हाथ में लाठी लिए कोई 25-30 आदमी मजमे में इधर उधर बिखरे हुए थे। उन्हीं में से एक बोला, तो कौन हकीम बोले रहा खड़े होने को? सुकूल बाबू सिट पिटाए नहीं, तुरंत ही जवाब पकड़ाया, तेज के साथ खड़ा हुआ हूँ आप लोगों के हक की लड़ाई के लिए। बिसु की मौत का हिसाब पूछने के लिए। बात केवल बिसु की मौत की नहीं, आप सब लोगों के जिंदा रहने का सवाल है, अपने पूरे हक के साथ जिंदा रहने का। यह मौत कुछ हरिजनों की या एक बिसु की नहीं, आपके जिंदा रहने की हक की मौत है। आपका यह हक जरा से स्वार्थ के लिए गांव के धनी किसानों के हाथ बेच दिया गया है, और यही हक मुझे आपको वापस दिलवाना है। जुल्म ने आप लोगों के हौसले तोड़ दिए हैं, इसलिए मैं लड़ूंगा, आपकी यह लड़ाई आखिरी दम तक लड़ूंगा। आप लोग साथ देंगे तो भी, नहीं देंगे तो भी। सुकूल बाबू जिंदाबाद, हरिजनों के हमदर्द जिंदाबाद। उसी कोने में नारे लगने लगे। बाकी लोग नारे लगाने के बजाय नारे लगाने वालों को देखते रहे, और लट्ठधारी अपनी अपनी लाठियां जमीन पर ठकठकाते रहे। पर मजमे में अब काफ़ी सरगर्मी फैल गई, और लोगों के चेहरे पहले की तरह सूने और सपाट नहीं रह गए। सुकूल बाबू ने आवाज़ और अदा बदल कर बड़ी नाटकीय मुद्रा में कहा, आप लोग मुझसे नाराज हुए, हक था आपका, पर बदले में मैं भी नाराज़गी दिखाता तो गुनाह होता मेरा। कैसे भूल सकता हूँ कि 10 साल तक आप लोगों का होकर रहा हूँ, आप लोगों के लिए रहा हूँ। हक है आप लोगों का मुझ पर, और अब हक अदायगी का अवसर आया है, तो यह सुकलुआ चूकेगा नहीं। चूके तो जूते मारिए उसके मुँह पर। क्षणिक विराम। मुझे दास साहब से न्याय मांगना है, बातें और आश्वासन नहीं। 9 आदमियों को मारने वाला मुजरिम चाहिए, बिसु को मारने वाला हत्यारा चाहिए। तभी एक कोने में कुछ गोलमाल होने लगा। बात कुछ ठीक से समझ में नहीं आई, उससे पहले ही दूसरे कोने के नारे लगने लगे, और धांधली नहीं चलेगी,
नहीं चलेगी। सुकूल बाबू जिंदाबाद। और तय हुआ कि अगले सप्ताह ही कोई दिन तय करके एक जुलूस दा साहब के यहाँ जाएगा, जिसका नेतृत्व सुकूल बाबू करेंगे। मजमा उखाड़ने तक लोगों में काफ़ी उत्तेजना आ गई और सुकूल बाबू को लगा कि उनका तालमेल लोगों के साथ बैठ गया। बड़े संतुष्ट हुए और गदगद से सुकूल बाबू गाड़ी में बैठे। उनके सहयोगी बिहारी भाई ने कहा, आखिर आपने रंग जमा दी है सुकूल बाबू। सुकूल बाबू का मन फिर आंकड़ों में उलझ गया है। जोरावर वाले लोग के वोट तो गए, करीब 45% वोट हैं। जोरावर के एकदम बंधे बंधाए एक नहीं फूटने का उनमें से। अब बचे हुए सारे वोट अपने पक्ष में करने पड़ेंगे, तब बात बनेगी। इस पर इन नीची जात वालों का कोई भरोसा नहीं। घेर घार कर लाने पर भी कुछ तो वोट देने आएंगे ही नहीं, और जो आएंगे उनका कब रुख बदल जाए और वे कुछ ठीक नहीं ससुरों का। अब सारे हरिजन और बिसु की जात वाले एकजुट सुकूल बाबू के साथ नहीं आए तो बहुत महंगा पड़ जाएगा ये भाषण। और सुकूल बाबू को लगने लगा कि गांव वालों की ओर से जैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए वैसी हुई नहीं। उनकी पार्टी के लोग ही थे जो थोड़ी गर्माहट फैलाए हुए थे, बाकी लोग तो दबे सहमे से ही बैठे थे। लाठियाँ लिए 10-20 लोग जो दिखाई दे रहे थे जरूर जोरावर के आदमी ही रहे होंगे। उन्होंने अपनी जोर से कोई गड़बड़ नहीं की, पर माहौल को गर्म भी नहीं होने दिया। इससे तो साले कुछ कर देते। खलबली तो भी मस्ती और मजमे का रुख अपने आप उनकी तरफ हो जाता। लगता है आतंक तगड़ा है जोरावर का, वरना अपने हित की बात पर भी ऐसे बेजबान से होकर बैठे रहे। इतने बौड़म तो अब नहीं रहे गांव वाले, बल्कि कहना चाहिए शहरियों के भी कान काटने वाली चतुराई आ रही है उनमें आजकल। पिछले सालिनी ने कान काट कर रख दिए थे उनके अपनी हथेली पर। एकाएक कुछ ख्याल आया। सुकूल बाबू को इधर ड्राइवर से बोले, गाड़ी वापस घुमाओ। गाड़ी रुकी तो ड्राइवर ने पूछा, किधर चले? बिसु के घर तो गए ही नहीं। उसका बाप तो सभा में नहीं आया होगा शायद, और आया भी हो तो घर जाकर मिलने और दिलासा देने का और ही असर होता है। गांव वाले तो इन छोटी छोटी बातों पर बिक जाते हैं बेचारे। गाड़ी वापस आई देखकर बिखरे मजमे के कुछ लोग फिर सुकूल बाबू के इर्द गिर्द जमा हो गए। 2 लठैत भी मजमे के साथ आ खड़े हुए, वैसे चुपचाप, पर उनके तेवर पर एक प्रश्न बहुत साफ लिखा हुआ था। घंटे भर बकवास कर ली, अब और क्या बाकी रह गया है जो फिर पलट आए। लेकिन जब सुकूल बाबू की मंशा मालूम हुई तो दल का दल सुकूल बाबू के साथ चल पड़ा। गाड़ी जाने का सवाल ही नहीं था। उस रास्ते पर 100 पदयात्रा करनी पड़ी। जुलूस के रूप में सब हीरा के घर पहुँचे। सब पर बेकार हो गया जाना। घर पर केवल 2 बच्चे ही मिले। पूछने पर बोले, दद्दा और माँ शहर गए हैं, दोपहर से ही, रात में लौटेंगे। शहर किसके साथ, क्यों? एकाएक ढेर सारी शंकाएं उभर आईं सुकूल बाबू के मन में। कहीं दा साहब ने ही न बुलवा लिया हो, वे इधर भाषण ही देते रह गए हो, उधर उन्होंने दूसरी ही गुट्टी पिला दी हो। क्या जाने बिंदा जीजा ले गया। कौन बिंदा जीजा? रुकमा जीजी वाला। खैर पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि बिंदेश्वरी बिसु का खास दोस्त है। आदमी पढ़ा लिखा जरूर है, पर है बेहद बदतमीज और बदजवान। सुकूल बाबू थोड़ा ठनकते माथे से ही गाड़ी पर लौटे। बिसु के बाप को घर पर मिलना चाहिए था। वे आखिर बिसु की गर्मी में ही तो आए थे। कल से ऐलान करवा दिया था, उसके बावजूद कमबख्त शहर चला गया। इन देहातियों का कोई भरोसा नहीं, किस करवट बैठे। आज उसे सुकूल बाबू की बातें सुननी चाहिए थी। बातें ना भी सुनता तो कम से कम उन्हें अपने घर आया तो देखता। खैर गांव वालों ने तो देखा ही है, कैसे इतनी दूर पैदल चलकर वे गए। गांव वालों पर तो जरूर इसका असर हुआ होगा, लेकिन खा पी कर लेटे तो दिमाग के एक कोने में टंगा हुआ यह प्रश्न फिर कुरेदने लगा, बिसु के माँ बाप शहर क्यों गए? वह भी खास उस दिन जब भाषण था। जरूर दा साहब ने ही कोई चाल चली होगी। इस बार दा साहब की हर चाल की जवाबी चाल उन्हें चलनी है, और वह भी सवाई चाल। यह मौका गया तो फिर 4 साल तक कोई उम्मीद नहीं। और 4 साल आज तो अब सब तरफ जैसी हालत हो गई है, उसमें 4 दिन का भरोसा नहीं।
उंगली आंखों के सामने लाकर सुकुल बाबू मुग्ध भाव से नीलम को देखते रहे। बस अब तेरा ही भरोसा है, तू ही पार लगाना। फिर उठे और सीधे बैठकर जोर जोर से एक मंत्र का जाप करने लगे। नींद अच्छी आती है इस जाप से। जिस समय गांव में पूरे जोश खरोश के साथ सुकुल बाबू अपना भाषण दे रहे थे, दास साहब सचिवालय में लौटकर घर में अपना ऑफिस खोले बैठे थे। नियम है उनका 7 से 9 बजे तक वे जरूर अपने घरेलू ऑफिस के कमरे में बैठते हैं। काबिले गौर फाइलों को वे यहीं देखते हैं। फाइलें निपटाने की अपनी मुस्तैदी के लिए बड़ा यश है दास साहब का। उनका विश्वास है कि काम वही अच्छा जो अपने हाथों से हो और अपनी नज़रों के नीचे हो। दफ्तरों और अलग अलग महकमों में फैली काहिली और गैर जिम्मेदारी पर मन बड़ा क्षुब्ध रहता है दास साहब का, और चाहते हैं कि केवल उपदेश ना देकर वन अपना उदाहरण सामने रखकर नसीहत दे लोगों को। बापू यूं ही इतने बड़े देश को अपने साथ त्याग के रास्ते पर चलाकर नहीं ले गए, पहले खुद चले थे उस रास्ते पर। आस्था से कहीं बात और आस्था से किया काम दूसरे तक ना पहुँचे, यह हो ही नहीं सकता। नहीं पहुँचता तो समझो कहीं तुम्हारी आस्था में कमी है। बापू की हर बात पर हर आदर्श को गांठ बांध कर रखा था दास साहब ने। तभी चपरासी ने आकर सूचना दी, दत्ता बाबू आए हैं। मसाल वाले और बड़े अदब से दत्ता बाबू का कार्ड पेश कर दिया। कुछ क्षणों के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। दास साहब के चेहरे पर लगा जैसा चेहरा तो ऊपर उठा लिया, पर दिमाग कहीं फाइलों में ही अटका रह गया। चपरासी हुक्म की प्रतीक्षा में बुत बना खड़ा रहा। कुछ सोच में पड़ गए दास साहब। सामान्यतः वे इस समय विशेष प्रकार के लोगों से ही मिलते, पर दास साहब ने ही बुलवाया था दत्ता बाबू को। ठीक है, ले आओ अंदर। सोच में से उबरे तो आदेश दिया। फिर एकाएक जैसे कुछ याद आया हो, बोले, सुनो, रत्ती से कहना कि 5-7 मिनट में DIG से फ़ोन पर बात करवा देगा। चपरासी बाहर निकला तो दास साहब ने फाइल बंद करके एक और सरका दी। फाइल मेज पर ही नहीं सरकी, दिमाग और चेहरे पर भी सरक गई। उसूल है दास साहब का कि जिससे भी मिलो पूरी तरह से मिलो, यह नहीं कि दिमाग तो कहीं और अटका हो और आने वाले को हूँ हाँ करके टरका रहे हैं। नहीं, समय है तो साफ मना कर दो। साफ गोई में वे विश्वास रखते हैं और दूसरे से भी उसकी अपेक्षा करते हैं। दत्ता बाबू घुसे तो एक ही मुस्कुराहट में उनका स्वागत भी कर दिया और अभिवादन का जवाब भी दे दिया। फिर बड़े हल्के फुल्के ढंग से कहा, आइए दत्ता बाबू आइए। पर इस समय कैसे? दत्ता बाबू हल्के से सकबका गए। उनका बढ़ता कदम एक क्षण को वहीं थम गया। तब लगा जैसे गलत समय पर आ गए हैं। वो थोड़ा हकलाते हुए बोले, जी वो आपने याद फरमाया था कल लखन बाबू ने। दत्ता बाबू की सकबकाहट भाप गए। दास साहब ने उन्हें सहज बनाने के लिए बोले, हाँ भाई हाँ, मैंने ही मिलने के लिए बुलवाया था। आप लोग भले ही भूल जाएं, पर मुझको तो सब ख्याल ही रखना पड़ता है। सबकी ही खैर खबर लेनी पड़ती है। नहीं, कैसी बात फरमा रहे हैं? भला ऐसा कभी आप हुक्म करते शब्द नहीं सूझ रहे दत्ता बाबू को। दास साहब ने ही उबारा उन्हें। कोई 5-6 महीने हुए इंटरव्यू के लिए समय मांगा था आपने, नहीं दे सका। समय के अभाव की बात तो अपनी जगह थी ही, पर मैं चाहता ही नहीं था। जी। भौचक भाव से दत्ता बाबू चेहरा देखने लगे। दास साहब का योजनाएं हैं, मैं ये करूँगा वो करूँगा, मेरे शासनकाल में ये होगा वो होगा, यही सब। पर यह गागेगी वाली भाषा मुझसे बोली नहीं जाती। अरे भाई, पहले कुछ कर दो, फिर उस पर बात करो। दूसरों से भी बात करने को कहो, आलोचना करने को कहो। जी। वो बात ऐसी है कि मैं आना तो अब क्या बताऊं। मैं उलाहना नहीं दे रहा हूँ, जानता हूँ काम बढ़ गया आप लोगों का। अब बीच में तो यह स्थिति थी कि बनी बनाई खबर आ गई ऊपर से और छाप दी। आप लोगों के लिए तो कुछ काम ही नहीं रह गया था। फिर जरा ठहर कर बोले, प्रजातंत्र में अखबार पर पाबंदी अशोभनीय स्थिति लगती है यह। दत्ता बाबू को तो जैसे बढ़ावा मिल गया, अखबार बंद हो जाने की भड़ास निकालने का मौका आ गया। भबक कर बोले, अशोभनीय? मैं कहता हूँ काले अक्षरों में लिखा जाएगा उन शर्मनाक ज्यादतियों का इतिहास। गला घोट कर रख दिया था सबका मैंने तो। ना दत्ता बाबू, अंकुश लगा दिया दास साहब ने। आपका इस तरह टिप्पणी करना कोई खास शोभनीय नहीं है। आप लोगों ने जो भूमिका अदा की उसे किन अक्षरों में लिखेंगे आप? चापलूसी और
जी हुजूरी की भूमिका तो नहीं है अखबार नवीसों की। दत्ता बाबू की सांस भीतर ही खींची रह गई। दास साहब ने पैनी नज़र से देखते हुए कहा, फिर आपका अखबार तो अश्लीलता के आरोप पर बंद हुआ था। सो भाई बात अधूरी छोड़ दी दास साहब ने। दत्ता बाबू की नज़रें जमीन पर और मन गड्ढे में, फिर भी किसी तरह साहस बटोर कर बोले, जी वो झूठा आरोप था, असल में हमारे अखबार ने। अब मैं खैर छोड़िए, जो कुछ हुआ उस पर टीका टिप्पणी करना अच्छा लग सकता है पर उचित नहीं। उन सब के लिए मैंने बुलाया भी नहीं आपको। बेहतर यह है कि आप मौका मिला, लोगों ने भरोसा करके कुछ जिम्मेदारियां सौंपी हैं तो उन्हें अच्छी तरह निभाएं, पूरी लगन और निष्ठा के साथ। हम लोग भी क्षणांश का विराम देकर एक एक अक्षर पर जोर देते हुए वाक्य पूरा किया। आप लोग भी। शब्दों में तो ऐसा कुछ नहीं था, पर पता नहीं दास साहब के लहजे में कुछ था या नहीं, या उनकी नज़रों में कि एकदम सख्ते में आ गए। दत्ता बाबू मन ही मन याद करने की कोशिश करने लगे कि कहाँ क्या गुनाह हो गया, पर दास साहब ने तुरंत ही उबार दिया। बड़े सहज भाव से पूछा, अब तो गला घुटने का एहसास नहीं होता आपको? किसी तरह का कोई अंकुश तो नहीं महसूस होता अपनी बात कहते समय? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, पर इतनी सी बात कहते समय भी आवाज़ घुटी घुटी सी निकल रही थी दत्ता बाबू की। सहज नहीं हो पा रहे थे। खुलकर टिप्पणी कीजिए, हम गलती करें तो खुलकर निंदा कीजिए हमारी भी। दत्ता बाबू टुकुर टुकुर दास साहब का मुंह ताकते रहे। मैं तो भाई कबीर के दोहे का कायल हूँ कि निंदक नारे राखिए, प्रशंसक से निंदक ज़्यादा हितैषी होता है। हमेशा आपको सतपथ पर रखता है। आदमी एक बार इस गुर को समझ ले तो हमेशा के लिए भटकने से बच जाए। पर स्वभाव है आदमी का, प्रशंसा ही अच्छी लगती है उसे। हंस पड़े दास साहब तो। दत्ता बाबू ने भी राहत की सांस ली। नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है, बेकार ही इतना सिटपिटा गए थे वे। तभी फ़ोन की घंटी बजी। उठी दास साहब ने चोंगा उठा लिया। हूँ कौन? सिन्हा? हाँ बोलो। हूँ। अच्छा। चेहरा कुछ तनने लगा था दास साहब का। देखो भाई, तुम मामले की तय तक जाओ और दूध को दूध और पानी का पानी करो। यह काम तुम्हारा है, समझे? हूँ। देखो सिन्हा, मैं चाहता हूँ कि घटना की सही तहकीकात हो। कोई क्या कहता है इसकी चिंता मत करो, मेरे कहने की भी चिंता मत करो। आप बस अपना फ़र्ज निभाओ ईमानदारी और सच्चाई के साथ। हूँ। सो तो होगा, इसे कौन रोक सकता है? और देखो, किसी अफसर को भेजकर फिर से बयान लेने को कहो। सुना है लोगों ने डर के मारे सही बयान नहीं दिए। फिर आवाज़ में हल्की सी सख्ती लाकर कहा, पुलिस के सामने जनता को अधिक सुरक्षित महसूस करना चाहिए, आतंकित नहीं। जनता यदि डरती है तो कलंक है यह पुलिस वालों के लिए। मेरे अपने लिए भी यह मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। फिर आदेश देते से बोले, जाइए, जैसे भी हो उन्हें भरोसा दीजिए, निडर बनाइए कि वे सच बात कहें। ऐसी घटनाएं घटे और पुलिस ठीक ठाक पता न लगा पाए तो क्या मतलब हुआ पुलिस का? इससे तो बेहतर है कि आप और हम इस्तीफा देकर बैठ जाएं। नहीं, अपना दोष दूसरों पर मरने से काम नहीं चलेगा। जनता बयान नहीं देती तो क्यों? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नहीं, मैं बहाने नहीं, काम चाहता हूँ। पिछली बार की बात बर्दाश्त कर गया था, पर इस बार यदि मुजरिम नहीं पकड़ा गया तो मैं सजा आपको दूंगा, अपने को दूंगा, समझे? हाँ, यह हुई ना बात। कुछ बात? अच्छा, तुम एक काम करो, कल शाम को फाइल लेकर मेरे पास आओ, मैं खुद देखूंगा। इन छोटी छोटी बातों को लेकर गांव वालों में तनाव हो यह ठीक नहीं। 3-4 दिन में मैं भी जा रहा हूँ, वहाँ बात करूँगा लोगों से, पर जाने से पहले पूरी जानकारी होनी चाहिए। वाक़िए की दास साहब ने फ़ोन रख दिया और दोनों हथेलियों में अपना सिर थाम लिया। लगा जैसे किसी गहरी चिंता में डूब गए हों। दत्ता बाबू बेचारे इस दौरान अजीब से पसोपेश में बैठे रहे। समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनका यहाँ बैठे रहना सही है या नहीं, और नहीं तो जाएं भी कैसे। कुछ ही क्षणों में दास साहब ने अपना चेहरा उठाया। क्षण भर पहले के तनाव, परेशानी और सख्ती का कहीं नामो निशान नहीं था। वही सहज संयत भाव, शांत गंभीर मुद्रा। डीआईजी सिन्हा का फ़ोन था। बड़ी लापरवाही से दास साहब ने कहा। दत्ता बाबू के चेहरे पर असंतोष का जो भाव पुता हुआ था उसमें कौतूहल और आ मिला। जी, कोई खास बातचीत से अनुमान तो लगा लिया था कि दत्ता बाबू ने फिर भी पूछा,
पर पूछते ही एक विचित्र से संकोच में भी पड़ गया। पता नहीं यहाँ बैठकर यह पूछना उनके अधिकार की सीमा में है भी या नहीं। दास साहब की नजरें जाकर शून्य में टंग गई और दत्ता बाबू असमंजस में बैठे रहे। थोड़ी देर में दास साहब अपने में लौटे तो दत्ता बाबू के प्रश्न का सूत्र पकड़कर ही बोले, खास क्या? वही सरोहा वाली वारदात मालूम होगा आपको तो। जी हाँ, वे विश्वेश्वर नाम के किसी नौजवान की हत्या का मामला। चुभती सी नज़र से देखा दास साहब ने तो दत्ता बाबू बीच में ही थम गए। हत्या के प्रमाण मिल गए आपको? सख्त सी आवाज़ में पूछा दास साहब ने। नहीं वो कहाँ, वहाँ के लोग नहीं, विरोधी पार्टी के लोग यही तो कह रहे हैं। डीआईजी की घटना वाले दिन के सारे बयानों में नतीजा कुछ ऐसा निकल रहा है कि लड़के ने आत्महत्या की और स्कूल बाबू के लोग दूसरे दिन से ही वहाँ चिल्लाते फिर रहे हैं कि हमें इस हत्या का जवाब चाहिए। कभी कोई घंटा भर पहले सभा करके धुआंधार भाषण दे दिया स्कूल बाबू ने। पुलिस की रिपोर्ट आई नहीं, जिस उनकी रिपोर्ट आ गई। दत्ता बाबू थोड़े असहज हो चले, फिर भी खैर मनाते रहे कि मसाल का अंक अभी तक नहीं निकला, कल निकलने वाला है और उसमें भी हत्या की बात ही लिखी हुई है, बल्कि हेडलाइन ही है वह। ठीक है भाई, तुमको चुनाव जीतना है, पर लोगों की शांति और आपसी सद्भावना पर तो मत जीतो। लोग होगा क्या, गांव में पहले ही तनाव और बढ़ जाएगा, आपस में ही मारकाट मचेगी और इसका सबका परिणाम पीसेगा बेचारा गरीबों का तबका। संपन्न लोग तो जैसे कि तैसे बच ही जाते हैं, पैसे के जोर से, ताकत के जोर से मरता है तो गरीब ही है ना। नहीं, दास साहब की आत्मा जैसे चित्कार कर उठी। यह तो गरीबों की कब्र पर अपना महल खड़ा करने की बात हो गई। दास साहब की आवाज़ दुख और क्षोभ में भीग उठी, चेहरे पर भी विषाद की हल्की सी छाया पुत गई। दत्ता बाबू ने भी प्रत्युत्तर में दास साहब के चेहरे में थोड़ा सा भी साथ देकर अपने चेहरे पर पोत लिया और ता करके अपनी चिंता प्रकट की। दुहाई गरीबों की, सब देते हैं पर उनके हित की बात कोई नहीं सोचता। जनता को बांट कर रखो, कभी जात की दीवारें खींचकर तो कभी वर्ग की दीवारें खींचकर। जनता का बटा बिखरापन ही तो स्वार्थी राजनेताओं की शक्ति का स्रोत है। कुछ गलत कह रहा हूँ मैं? दत्ता बाबू ने बड़ी मुश्किल से थूक निकला। बेचारे समझ ही नहीं पाए कि किन शब्दों में दास साहब की इन ऊंची बातों का समर्थन करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कमेंट्स करिए, लाइक करिए। थैंक यू।